हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की यूनिट 5th, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि भारतीय निर्यात आयात बैंक एग्जिम बैंक क्या है और उसके कार्य क्या है। तो एग्जिम बैंक भारतीय आयात निर्यात बैंक अधिनियम 1991 के अधीन 1 जनवरी 1982 को बनी थी और इस बैंक का मुख्य उद्देश्य हमने पढ़ चुके हैं कि इस बैंक का मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन देना है। भारत में जितने भी निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करते हैं, उन सभी को जो है मदद करना है। ठीक है, तो इसके कार्य, महत्व या उद्देश्य क्या है। निर्यातकों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, यह एक बैंक है और देखिए नाम में ही इसका लिखा है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक, मतलब ये उन सभी व्यापारियों की मदद करती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो कि निर्यात करने का कार्य करते हैं और जो किसी वस्तु का आयात करते हैं। तो निर्यातकों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, इट मीन्स ये फाइनेंस उपलब्ध कराती है, पैसों की व्यवस्था करती है, वित्त प्रदान करती है। फिर परामर्शदात्री व तकनीकी सेवाएं, यह जो है किसी भी उत्पादक को निर्यातक कैसे बनना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन सी प्रोसीजर फॉलो होगी, कौन कौन सी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आएंगी, कोई प्रोजेक्ट है जिसके बेसिस पे उत्पादन करना है, तो वह सब जो है कार्य, इसके संबंध में सलाह देने का कार्य जो है वह यह बैंक करती है। फिर यह विदेशी निवेश वित्त पोषण कार्यक्रम, मतलब यह जो संस्था है, बैंक है, यह विदेशों में विनियोग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कि विदेश में ज्यादा से ज्यादा ब्रांचेस खुले, शाखाएं खुले किसी भी व्यापार की, तो उसके संबंध में प्रोत्साहित करने के लिए निर्यातक को, एक्सपोर्टर को फाइनेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। फिर जहाज पर लदान से पूर्व साख, हमने जहाज से लदान से पूर्व मतलब प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट हमने पढ़ा कि लदान से पहले व्यापारी को बहुत से एक्सपेंडिचर लगते हैं और गुड्स को लोड करने के बाद भी खर्चे लगते हैं। तो यह जो बैंक है 180 दिन से अधिक के लिए यदि साख की जरूरत पड़ती है, देखिए 180 दिन के लिए यदि पैसों की व्यवस्था है तो वह व्यापारी बैंक कर देती है, लेकिन यदि 180 दिन से ज्यादा के लिए उसको इस कार्य के लिए पैसों की जरूरत है, अब लदान से पूर्व खर्चे हम पढ़ चुके हैं, तो उसके लिए यह जो है वो पैसों की व्यवस्था करती है। स्वीकृत निर्यातों का वित्त पोषण, जो बहुत सारी यूनिट्स हैं जिनका उद्देश्य है कि पूरा की पूरा गुड्स जो बनाएंगे वह निर्यात करेंगे। EOU यूनिट्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स भारत सरकार के द्वारा स्थापित की जाती है निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ऐसी इकाइयों के संबंध में जो भी एक्सपोर्ट का उनका ट्रांजेक्शन डिसाइड हो गया है, उनका अनुबंध क्लियर हो गया है, तो उस अनुबंध के संबंध में यह वित्त पोषण करती है, मतलब फाइनेंस उपलब्ध कराती है। जैसी जरूरत पड़े दीर्घकालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन, वैसी व्यवस्था जो है यह बैंक करवाती है। फिर निर्यातोन्मुखी इकाइयों का वित्त पोषण, ये जो है स्वीकृत निर्यात, मतलब यहाँ पर निर्यात करना है ये डिसाइड हो गया है, उन सभी की मदद करती है। और यहाँ पर ऐसी इकाइयां जो अभी माल बना रही हैं, निर्यात नहीं कर रही हैं, ऐसी सभी इकाइयों को पैसों की हेल्प करती है। हेल्प करना इन द सेंस ऐसे फ्री में हेल्प नहीं करती है, यह जो है ऋण उपलब्ध कराती है, गारंटी देती है, साख पत्र, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है प्रोवाइड करवाती है, जिससे एक्सपोर्टर निर्यात इजीली कर सकता है। क्रेता साख, कभी कभी यह बैंक जो है, जो आयातक है जिसने माल बुलवाया है, उसके संबंध में भी गारंटी प्रदान करती है। फिर निर्यात साख का पुनर्वित्त, निर्यात साख मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट जो एक्सपोर्टर के द्वारा इशू किया जाता है, उसको भुनाने की सुविधा प्रदान करती है। जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वह डिस्काउंटेड, उसके बेसिस पे जो है यह पुनर्वित्त, मतलब फिर से उनको पैसा, एक ही डॉक्यूमेंट पे फिर से पैसा भी जो है वह देती है। फिर निर्यात बिलों से पुनर्कटौती, जो बिल होते हैं एक्सपोर्ट के संबंध में, बिल ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ा है, विनिमय बिल, तो उसके संबंध में यदि किसी एक्सपोर्टर को जरूरत है, जिसने बिल लिखा है और सामने वाली पार्टी से साइन करवा लिए हैं, ऐसे सभी बिल को यदि डिस्काउंटेड करवाने की जरूरत पड़ रही है, एक्सपोर्टर को पैसों की जरूरत है, तो वह यह सुविधा भी प्रदान करती है। तो ये है स्टूडेंट हमारी
एग्जिम बैंक जो कि आयात और निर्यात बैंक है, जिसका उद्देश्य ही है भारत में आयात और निर्यात को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। उसके कार्य आते हैं, महत्व आते हैं या उद्देश्य आते हैं, तो आप इस तरीके से लिखेंगे। अब हम बात करेंगे एक आईएमपी क्वेश्चन की, जो कि है प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर। ये आईएमपी क्वेश्चन है और आपको आयात कार्यविधि आती है, इंपोर्ट प्रोसीजर भी आती है, तो माइनर से चेंजेस करके प्रोसेस यही रहती है। देखिए, सबसे पहले इंडेंट प्राप्त करना। इंडेंट लेटर मतलब कोटेशन लेटर है, जहां पर जैसे उदाहरण हम लेकर चलते हैं कि एक भोपाल का व्यापारी है और जो है उसे माल एक्सपोर्ट करना है अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका में एक्सपोर्ट करना है, तो सबसे पहले वह इंडेंट प्राप्त करेगा, आदेश। क्या प्राप्त करेगा? आदेश प्राप्त करेगा। किससे? अमेरिका के व्यापारी से, कि इतना माल जो है हमें जरूरत है, आप एक्सपोर्ट करिए। तो भोपाल के व्यापारी को निर्यात करना है, तो उसे इंडेंट प्राप्त हो गया है, ठीक है। फिर आवश्यक जांच पड़ताल। अब आदेश मिल गया है, तो क्या भोपाल का व्यापारी वैसे ही कर देगा निर्यात? नहीं, पहले जो है उस व्यापारी के संबंध में, अमेरिका के डीलर के संबंध में, उस कंपनी के संबंध में पूरी जांच पड़ताल करेगा कि वह कितनी सही है, फाइनेंस कंडीशन कैसी है, मार्केट पोजीशन कैसी है, वह जांच पड़ताल कर लेगा। उससे यदि संतुष्ट हो जाता है तो वह, हमने पढ़ा था लाइसेंस लेना जरूरी है, हर निर्यात की जानकारी जो है उसके लिए परमिशन लेनी रहती है, तो आयात निर्यात नियंत्रक के पास जाकर उसे पहले परमिशन लेटर लेना रहेगा। ये जांच पड़ताल कर ली, यहाँ पे संतुष्ट हो गया, उसके बाद जो है वह डिपार्टमेंट में जाकर उसकी परमिशन लेगा, ठीक है। फिर इंडेंट की स्वीकृति, जैसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट जो है उसे परमिशन दे देगा कि आप निर्यात कर सकते हैं, तो वह अपने आदेश की स्वीकृति दे देगा, मतलब अमेरिका के डीलर को बोल देगा कि हाँ, मैं आपको माल एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। फिर विदेशी मुद्रा के नियमन का पालन। अब उसे जो है केंद्रीय बैंक में जाकर विदेशी मुद्रा के संबंध में भी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसका घोषणा पत्र देना पड़ेगा कि मैं निर्यात कर रहा हूं और मैं विदेशी मुद्रा के सभी नियमों का पालन करूंगा। फिर माल का संग्रहण, जो भी माल वो खुद बना रहा है या कहीं से कलेक्ट कर एक्सपोर्ट करने वाला है, वो सब संग्रहित कर लेगा। फिर माल भेजने की तैयारी, माल को पैक करना, जो सामने वाली पार्टी ने माल जिस पैकिंग में मांगा है, जिस क्वांटिटी में मांगा है, उस हिसाब से उसको पैक करना। फिर माल की पैकिंग, माल जो है निरीक्षण समिति के द्वारा, जो टेस्टिंग कमेटी होती है उसके द्वारा पहले चेक किया जाता है। जो निर्यात की मतलब एक्सपोर्ट का टेस्टिंग कमेटी होती है, निर्यात करने से पहले हर माल जो है चेक किया जाता है, क्योंकि यहाँ सरकार की बात आ जाती है, सभी सरकार के अधीन होता है, तो टेस्टिंग कमेटी के द्वारा पूरा माल जो है वह चेक किया जाता है और उसकी पैकिंग जो है फिर शिप के हिसाब से की जाती है। टेस्टिंग कमेटी जो है, निरीक्षण समिति, उसको पूरा अप्रूव कर देती है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, प्राइस वगैरह एवरीथिंग वो सब कंप्लीट कर देती है। उसके बाद माल की पैकिंग जो है शिप के हिसाब से की जाती है। लदान पूर्व निरीक्षण वही होता है। फिर प्रेषण प्रतिनिधि की नियुक्ति, जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम होता है जनरली व्यापारी के द्वारा स्वयं न करके वह किसी एजेंट के थ्रू करवाते हैं, तो यहाँ पर जो है किसी एजेंट की नियुक्ति की जाती है, अपॉइंटमेंट दिया जाता है, जो कि माल को गोडाउन में ले जाना, शिप पे लोड करना, सारे एक्सपेंसेस भरना, ड्यूटी पे करना, वो सब काम करते हैं। फिर बंदरगाह को माल भेजना, जो पोर्ट है, बंदरगाह है, वहां पर जो एजेंट है वह माल को लेकर जाता है, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करता है। फिर अनुमति प्राप्त होने पर जहाज पर लदाई। फिर जो है, जो शिप का कैप्टन है, वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं और उसके बाद जो है परमिशन मिलने के बाद गुड्स जो है, आपका जो गुड्स आपको एक्सपोर्ट करना है वह लोड किया जाता है। फिर निर्यात माल सूची, जब गुड्स लोड किया जाता है तो वहां पर जो है व्यापारी के द्वारा क्या दिया जाता है, निर्यात माल की सूची दी जाती है, जिसमें पूरा नाम, किसको भेजना है, एड्रेस, क्वांटिटी, प्राइस और कितने कार्टून्स है, सब कुछ जो है उसमें लिखा रहता है। जहाजी बिल्टी, जहाज के कप्तान के द्वारा निर्गमित की जाने वाली रसीद है। जब माल जो है जहाज पर लोड किया जाता है तो वहां का कैप्टन जो रहता है, जो उस शिप को लेकर जाने वाला है, वह जो है 4 प्रति में जहाजी बिल्टी प्रदान करता है और उसमें से 1 प्रति वह रख लेता है। 3 प्रति जो है हमें दे दी जाती है, जिसमें से हम 1 प्रति जो है वह कस्टम डिपार्टमेंट को देते हैं,
एक प्रति हम हमारी सामने वाली पार्टी को भेज देते हैं और एक प्रति हम खुद रख लेते हैं। तो यह इस बात का सबूत रहता है कि माल जो है वह शिप पे लोड हुआ है। ठीक है। फिर माल का बीमा, चूंकि शिप को पहुंचने में, डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, तो उसमें मार्ग का बीमा होता है। जो माल जाने वाला है उसमें जितने समय लगने वाला है उसका बीमा होता है, तो उसका बीमा वहां पर होता है और उसका भी डॉक्यूमेंट जो है वह माल के जो एजेंट है उसको दे दिया जाता है। फिर प्रेषक एजेंट द्वारा सूचना, माल यहाँ से रवाना हो गया है, शिप जो है वह चलना शुरू कर दिया है, तो यहाँ जो हमने एजेंट नियुक्त किया है इस कार्य के लिए, वह जो है सामने वाली पार्टी को और जो ऑनर है, जो मालिक है, उन दोनों को सूचित कर देता है कि माल जो है यहाँ से रवाना हो चुका है। फिर निर्यात बीजक, फिर बिल तैयार किया जाता है, बिल्टी के साथ बिल भी जो है वह सामने वाली पार्टी को भेजा जाता है, जिसमें वही सब चीजें, इंपोर्टर का नाम, एक्सपोर्टर, आयातक का नाम, निर्यातक का नाम, डेट, एड्रेस और सील और माल की मात्रा, राशि, किस्म, क्वांटिटी, सब कुछ उसमें जो है लिखी जाती है। उसके बाद जो है जब माल पहुंच जाता है तो एक्सपोर्टर जो है, सॉरी इंपोर्टर जो आयातक है उसके द्वारा माल का भुगतान कर लिया जाता है और आयातकर्ता को सूचना, उसके बाद जो है जैसे ही बैंक अकाउंट में पैसे आ जाते हैं उस संबंध में एजेंट के द्वारा और ऑनर के द्वारा इंपोर्टर को पूरी सूचना दे दी जाती है। तो ये स्टूडेंट आपकी स्टेप्स पूरी पॉइंट आएंगे। जब आपको यदि प्रक्रिया लिखने को आती है, निर्यात की कार्यविधि लिखने को आए या आयात की कार्यविधि लिखने को आए, तो यहाँ इंडेंट प्राप्त करना की जगह क्या करेंगे आप, इंडेंट भेजना, यदि इसकी प्रोसेस आती है। निर्यात आज्ञा पत्र प्राप्त करने की जगह क्या आएगा, आयात आज्ञा पत्र प्राप्त करना। तो आप अपने यदि निर्यात प्रोसेस आती है तो एज इट इज पॉइंट लिखेंगे, और यदि आयात की कार्यविधि आती है तो आप जो है इसमें से पॉइंट्स को मॉडिफाइड करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये है हमारी यूनिट 5 में इंपोर्ट प्रोसीजर और एक्सपोर्ट प्रोसीजर। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि विदेशी व्यापार में कौन कौन से डॉक्यूमेंट उपयोग आते हैं। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है यह एग्जाम में आने वाला, तो आप इसे तैयार करें कि विदेशी व्यापार जब हम करते हैं, चाहे इंपोर्ट की बात हो चाहे एक्सपोर्ट की बात हो, उन दोनों ही कंडीशन में हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट उपयोग में आते हैं। तो बहुत से डॉक्यूमेंट हम पढ़ चुके हैं, फिर भी यदि ये क्वेश्चन आता है तो आप इतने जो पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। पहला है इंडेंट या आदेश पत्र, जो कि आयातक के द्वारा भिजवाया जाता है, आदेश दिया जाता है, और एक्सपोर्टर जो है उस आदेश पत्र के आधार पर ही माल को तैयार करता है। तो यह जो इंडेंट या आदेश पत्र है, यह आयातक के द्वारा जो कोटेशन हम भेजते हैं, हम जो हमारे माल की लिस्ट भेजते हैं, उसमें से आयातक अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें से माल पसंद करके और हमें जो है आदेश देता है। व्यापारिक बीजक, जैसा हमारा नॉर्मल बिजनेस में बीजक होता है, बिल होता है, उसी को विदेशी व्यापार में भी बीजक ही कहा जाता है, जिसके अंतर्गत एक्सपोर्टर मतलब निर्यातक का नाम, आयातक का नाम, माल की किस्त, माल की मात्रा, माल का मूल्य और दिया जाने वाला डिस्काउंट और कुल भुगतान की जाने वाली राशि होती है। विदेशी विनिमय बिल हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। साख पत्र, यह भी जो है हम इसके प्रकार और ये पढ़ चुके हैं। साख पत्र और बिल क्या होता है। जहाजी बिल, जहाजी बिल जब माल निर्यात किया जाता है तो जो हम माल है उसे जहाज पर लोड करते हैं, मतलब लोड करते हैं, इट मीन्स कि हम जहाज पर देते हैं, तो उस जहाज के अधिकृत व्यक्ति के द्वारा जो उस माल को रिसीव करता है, तो उस माल की प्राप्ति की एक रिसिप्ट देता है, उसे कहते हैं जहाजी बिल। उस पर जो भी उस जहाज का इंचार्ज होता है उसके साइन होते हैं, और इस बिल के अंदर भी वही माल की मात्रा, राशि, क्वांटिटी, पैकिंग और डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ पहुंचाना है, वो सब चीजें लिखी रहती हैं। बीमा पॉलिसी, चूंकि माल जो है मार्गस्थ बहुत लंबे समय तक शिप में रहने वाला रहता है, तो उस माल का बीमा किया जाता है। तो उस माल को बीमा करवाने पे बीमा कंपनी से जो हमें डॉक्यूमेंट मिलता है वह बीमा पॉलिसी होती है। जहाजी बिल्टी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। यह जो है माल जहाज में लोड हो गया है, तो उस लोडिंग के बाद जो अधिकृत व्यक्ति के द्वारा उस पर साइन कर दिए जाते हैं, निर्यातक के साइन रहते हैं, तो वह एक प्रलेख होता है, इस बात का सबूत होता है कि माल जो है वह यहाँ से भेज दिया गया है
और इस जहाजी बिल्टी के आधार पर व्यापारी इसका कहीं और भी ट्रांजैक्शन कर सकता है। डाक रसीद, डाक मतलब समुद्री स्थल में गोडाउन बने होते हैं, डॉक बने होते हैं, जहां पे माल निर्यात होने से पहले रखा जाता है। तो वहां पर माल को रखना अनिवार्य होता है और वहां पर कर का भुगतान होता है। तो डॉक रसीद मतलब तो वो माल जिस रूम में रखा जाता है उसका किराया हमें भरना होता है और ड्यूटी पे करनी होती है, कस्टम ड्यूटी। तो उसकी जो रसीद हमें मिलती है वो कहलाती है डॉक रसीद। कप्तान की रसीद, तो माल को जब हम जहाज पर लोड करते हैं तो वहां के कप्तान के द्वारा रिसीविंग मतलब प्राप्ति की एक रसीद दी जाती है, वह होती है कप्तान की रसीद। बंधक पत्र, यदि जो है माल को भेजने से पहले एक अनुमति पत्र जो है जहाज के अधिकारी के द्वारा दिया जाता है, जो इस बात का सबूत रहता है कि माल जो है जहाज पर लद गया है। दोनों के बीच में एक अनुबंध बंधक पत्र होता है, तो वह होता है बंधक पत्र। प्रवेश बिल, प्रवेश बिल जो है इस बात का जो है सूचक होता है कि माल निर्यात होने वाला है। तो यह एंट्री बिल जो है 4 प्रतियों में तैयार किया जाता है। इस प्रवेश बिल में माल की मात्रा, राशि और मूल्य जो है वह लिखा रहता है और आयातक और निर्यातक का। जहाजी आज्ञा, जहाजी आज्ञा जो है माल को शिप पर देने से पूर्व जो है आज्ञा लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। तो उस जो भी अधिकृत व्यक्ति है उससे जो हम परमिशन लेते हैं वह कहलाती है जहाजी आज्ञा पत्र। तो ये है स्टूडेंट हमारे विदेशी व्यापार में उपयोग में आने वाले डॉक्यूमेंट। ये भी IMP क्वेश्चन है। अब हम बात करें, जब हम विदेशी व्यापार पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो विदेशी व्यापार में हमें बहुत से सहयोग लगते हैं, हेल्प लगती है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय बात आ जाती है। तो क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग मतलब ऐसा सहयोग जिसमें हमारे आसपास के क्षेत्र या एक जैसा व्यवहार करने वाली, एक जैसा बिजनेस करने वाली जो है देश आपस में मिलकर एक संघ बना लेते हैं। तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की। तो सदस्य राष्ट्रों के लिए प्रतिबंध समाप्त करना, इसमें जो भी संघ बनाया जाता है, यदि 10 लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, 7 लोगों ने मिलकर ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, तो ये जो 7 देश हैं ये आपस में अपने व्यापार से संबंधित प्रतिबंध खत्म कर लेते हैं, फ्रीडम हो जाती है। 7 देश आपस में जो है क्या करते हैं, फिर इजीली बिजनेस कर सकते हैं। तो सदस्य राष्ट्रों के लिए, सभी के लिए नहीं, जो भी संघ बनाया है, जो भी क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग हमने बनाया है, उसमें जो सदस्यता रखते हैं, मेंबरशिप लेते हैं, केवल उन सदस्य राष्ट्रों के लिए, कंट्री के लिए क्या रहता है, व्यापार से संबंधित सभी प्रकार के प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाते हैं। क्षेत्र, इसका क्षेत्र जो है, जो सदस्य राष्ट्र हैं वहां तक फैला हुआ होता है और अंतरराष्ट्रीय होता है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य अपने सदस्य राष्ट्रों को विदेशी व्यापार से संबंधित स्वतंत्रता प्रदान करना है। प्रक्रिया, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया जो है अंतरराष्ट्रीय और विकासशील देशों को विकसित बनाने की होती है। प्रभाव, इसके कारण जो है, जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके बीच के संबंध जो है वो मजबूत होते हैं और अर्थव्यवस्था की प्रकृति जो है वह विकासशील की से बढ़कर विकसित की ओर जाती है और राष्ट्रीय से बढ़कर अंतरराष्ट्रीय की ओर जाती है। अब इसके उद्देश्य महत्व की बात करें तो जितने भी प्रकार के संघ बनाए जाते हैं, चाहे राष्ट्रीय हो या अंतरराष्ट्रीय, इन सभी का उद्देश्य क्या होता है। जैसे अंतरराष्ट्रीय है तो अंतरराष्ट्रीय जो है सरकार यदि कोई किसी दूसरे देश के साथ अनुबंध कर रही है तो क्या उद्देश्य होगा, देश का विकास करना। तो क्या क्या महत्व है, तो स्टूडेंट इसमें हमें बहुत जो नॉर्मल से हमारे पॉइंट है कि देश की आय में वृद्धि होगी, लाभ में वृद्धि होगी, व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में वृद्धि होगी, देश का आर्थिक विकास होगा, देश में संतुलन की स्थिति आएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, वही सब पॉइंट जो है हमें लिखना है। कुछ पॉइंट मैंने लिखे, व्यापार वाणिज्य कल्याण में सहयोग होगा, स्वतंत्र व्यापार के लाभ मिलेंगे हमें, क्योंकि ये सदस्य राष्ट्र जो है वह फ्रीली एक दूसरे के साथ बिजनेस कर सकेंगे। विदेशी पूंजी विनियोग में वृद्धि होगी, जीवन स्तर में वृद्धि होगी, आर्थिक विकास जो है वह देश का होगा, फिर रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी, क्षेत्रीय असंतुलन दूर होगा, अंतरराष्ट्रीय संबंध सुधरेंगे, राजनीतिक स्थिति जो है वो बढ़ेगी, विदेशी विनिमय जो है हमारा सुदृढ़ होगा। इस प्रकार से आप इसके उद्देश्य और महत्व लिखेंगे।
अब इसके अंतर्गत स्टूडेंट ये जो क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग है, कुछ अनुबंध जो है हमारे देश ने किए हुए हैं, जैसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 1985 में जो है यह संगठन बना है। इसको सार्क बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म जो है सार्क, दक्षेश। इसके अंतर्गत 7 जो राष्ट्र हैं, भारत, मालदीव, बांग्लादेश, इस टाइप के 7 जो कंट्री हैं, इन लोगों ने मिलकर दक्षिण क्षेत्र एशिया के 7 जो है क्षेत्र ने मिलकर यह अनुबंध बनाया है, जिसके अंतर्गत इनका उद्देश्य और महत्व यही सब आएंगे जो हमने लिखे हैं। विशेषताएं जो है इसी प्रकार की आएंगी। और यह जो संघ है वह 1985 में बनाया गया था। ठीक है, ऐसे ही जो है आसियान, इन दोनों के बारे में आपको संक्षिप्त टिप्पणी आ सकती है। तो आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है, 1967 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इन सभी का, और ये ADB एशियाई विकास बैंक है 1967 में, इसमें भी जो सदस्य राष्ट्र होते हैं, देश होते हैं, उनका उद्देश्य जो है वह जो भी देश इसमें मेंबर हैं उनकी मदद करना। और ये सारे उद्देश्य और महत्व सारे एक जैसे आएंगे। ठीक है, इनकी स्थापना और इनकी जो थोड़ी सी आप प्रबंध की जो व्यवस्थाएं हैं वह जो है तैयार कर लीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट आपको इस यूनिट में IMP है एक WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, ये क्या होता है तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक लेक्चर जो है वो बना चुकी हूँ। तो मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी कि WTO क्या होता है, तो आप जो है इस लेक्चर को भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो WTO के साथ जो है हमारी यूनिट 5th जो है यहाँ पर फिनिश होती है। थैंक यू।